हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लाइट को आगे पढ़ेंगे। लाइट का फर्स्ट वीडियो मैं चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और उस एक वीडियो से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम में, जैसा कि स्टूडेंट ने बताया है। ठीक है, तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और थोड़ी सी मेहनत कर सकूं और ऐसे वीडियो बना सकूं। ठीक है, वीडियो की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे लाइट के बारे में। तो लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो नॉन मैकेनिकल वेव होती है, यानी कि इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में सबसे तेज चलती है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट को निर्वात के बारे में नहीं पता होगा। निर्वात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने कोई ये कमरा है, यहाँ पे बहुत सारा सामान है, तो मैं उस सामान को बाहर निकाल दूँ। ठीक है, फिर जो कमरे में क्या बचेगा? फिर कमरे में बचेगी एयर, हवा बचेगी। अगर मैं उस हवा को भी बाहर निकाल दूँ तो कमरे में कुछ भी नहीं बचेगा, तो वो एक निर्वात हो जाएगा, एक वैक्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो जो लाइट है वो निर्वात में सबसे तेज चलती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड चलती है। मैंने बताया था कि जो विजुअल लाइट है ये प्रकाशी है, ये 7 रंगों में मिलकर बना होता है। सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो होती है वॉयलेट कलर की, और सबसे अधिक वेवलेंथ होती है वो होती है रेड कलर की। कितनी होती है? 780 नैनोमीटर, और वॉयलेट की होती है 390 नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रॉम में बात करेंगे तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक इसकी वैल्यू होती है। पूछा जाता है कि लाइट है, लाइट का नेचर कैसा होता है? तो लाइट का नेचर कैसा होता है? ड्यूअल नेचर होता है। कैसा होता है? ड्यूअल नेचर होता है। ये सबसे पहले किसने बताया था? ये सबसे पहले बताया था डी ब्रोगली ने कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर से आप क्या समझते हैं? ड्यूअल नेचर का मतलब है कि जो लाइट है वो एक वेव की तरह भी, एक तरंग की तरह वेव भी करती है और एक पार्टिकल की तरह भी वेव करती है। तरंग कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, इसको प्रूफ किया जा सकता है किसके द्वारा? जो इंटरफेरेंस की घटना होती है, व्यतिकरण की घटना होती है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था व्यतिकरण क्या होता है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, डिफ्रैक्शन की जो घटना होती है और पोलराइजेशन की जो घटना होती है ये तरंग की वजह से होती है। और अगर मैं बात करूं पार्टिकल की, तो पार्टिकल कौन सा होता है? फोटोन नामक कणों से मिलकर प्रकाश बना होता है। तो प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कण की वजह से होता है। कॉम्पटन इफेक्ट ये भी कण की वजह से होता है, और स्कैटरिंग ये भी आपकी कण की वजह से होती है, फोटोन की वजह से होती है। ये मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई है स्कैटरिंग क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, प्रकाश की बात करूं तो प्रकाश क्या है? प्रकाश फोटोन नामक कणों से मिलकर बना होता है। सिर्फ फोटोन का जो द्रव्यमान है वो शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। जब फोटोन कण भागते हैं तो एक तरंग वेव की तरह दिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति भी पूछ लेता है, तो इलेक्ट्रॉन का नेचर भी कैसा होता है? ड्यूअल नेचर होता है, द्वैतीय प्रकृति होती है। ये हम प्रूफ कर सकते हैं। किसके द्वारा प्रूफ कर सकते हैं? डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति भी ड्यूअल नेचर होती है, द्वैतीय प्रकृति होती है। अगर पूछा जाए 1 फोटोन एनर्जी कितनी होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है E बराबर n इंटू म्यू। ठीक है, अब म्यू क्या है? यहाँ पे म्यू है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी। ठीक है, आवृत्ति है। और n क्या है? n है प्लांक कांस्टेंट। इसकी यूनिट भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है प्लांक कांस्टेंट की, और इसकी जो मान है वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका मान है 6.6 इंटू 10 की पावर -37 जूल पर सेकंड। यूनिट क्या है? जूल पर सेकंड। ये आपको याद रखना है। अगर मैं लेंस और मिरर की बात करूँ, ये आपका एक दर्पण दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, यहाँ से इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ठीक है, और यहाँ से इस पॉइंट को बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र यानी कि जिस त्रिज्या को लेकर हमने दर्पण को बनाया है। और यहाँ पे हमारा होता है अनंत। क्या होता है? अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, तो एफ की वैल्यू क्या होती है? एफ की वैल्यू आर की आधी होती है। ठीक है, तो पोल क्या है? पोल हम ध्रुव को कहते हैं। एफ क्या है? फोकस है। ठीक है, सी क्या है? वक्रता केंद्र है। एफ स्मॉल एफ क्या है? फोकल दूरी है। और अगर हम आर की बात करेंगे तो आर क्या है? वक्रता त्रिज्या है। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, अवतल दर्पण की बात करते हैं। फ्रेंड, आपको अवतल दर्पण बहुत अच्छे से समझना है। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से समझाने के लिए। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, देखिए जो सर्किल है ये बताएगा आपको वस्तु की स्थिति, वस्तु को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, और जो रेक्टेंगल है ये आपको बताएगा प्रतिबिंब की स्थिति। जैसे कि फिगर मैंने इतने अच्छे से बताया, आप अगर खुद से भी देखेंगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ठीक है। तो वस्तु को हम रख सकते हैं एक अनंत पर रख सकते हैं 1 नंबर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख सकते हैं 2 नंबर, वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं 3 नंबर, ठीक है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख सकते हैं 4 नंबर, फोकस पर रख सकते हैं 5 नंबर और फोकस और पोल के बीच में रख सकते हैं 6 नंबर, ठीक है। इन नंबरों के आधार पर जो 1 नंबर की वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा और सबसे छोटा बनेगा। यानी कि जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, और सबसे छोटा बनेगा बिंदु के आकार का बनेगा, ठीक है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी यानी कि 2 नंबर, तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा यानी कि 3 नंबर, तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, समान आकार का प्राप्त होगा और वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा, ठीक है। अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे यानी कि 4 नंबर, तो 4 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा यानी कि 4 नंबर, ठीक है। ये वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर मैं 5 नंबर की बात करूं, वस्तु कहाँ रखी है, फोकस पर रखी है, तो फोकस पर जब वस्तु रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, इन्फानाइट पर बनेगा। और कैसा बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा फ्रेंड। कैसा बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा, ठीक है। एक जगह प्रतिबिंब सीधा बनता है, वो कहाँ बनता है, जब वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है यानी कि 6 नंबर, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और सीधा प्रतीत होता है। और सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी होते हैं, ठीक है। ये भी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा लेकिन सबसे बड़ा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए ये सारे प्रतिबिंब कैसे हैं, उल्टे हैं। तो हमारा अवतल दर्पण उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है और सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है अगर आपसे पूछा जाए तो, ठीक है। सबसे बड़ा प्रतिबिंब कब प्राप्त होगा, जब वस्तु रखी होगी फोकस पर, तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, इन्फानाइट बनेगा और सबसे बड़ा बनेगा। सबसे छोटा प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु रखी होगी अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और सबसे छोटा बनेगा। जब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का प्राप्त करना होगा तो वस्तु को रखा जाएगा वक्रता केंद्र पर यानी कि 3 नंबर पर, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के समान आकार का बनेगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए। यहाँ से किस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैं बहुत रिसर्च करके लेके आया हूँ, तो आपको अच्छे से देखना है। देखिए अवतल दर्पण से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। जब हम पोल और फोकस के बीच में रखेंगे यानी कि 6 नंबर, और 6 नंबर का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा लेकिन सबसे बड़ा नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया है, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, मैंने अभी बताया था, और वस्तु के आकार का ही बनेगा और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। और उल्टे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। नेक्स्ट देखिए वह कौन सा दर्पण है जो सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनाता है, तो मैंने अभी बताया था अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण से सिर्फ सीधे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं और अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टे प्रतिबिंब भी बनाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है क्योंकि ये दर्पण क्या करता है, प्रकाश को एकत्र करता है। क्या करता है, प्रकाश को एकत्र करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपको रियल इमेज यानी कि वास्तविक, रियल इमेज हमेशा कैसी होती हैं, उल्टी होती हैं, इन्हें पर्दे पर बनाया जा सकता है। आभासी इमेज की बात करूं, वर्चुअल इमेज कैसी होती हैं, हमेशा सीधी होती हैं, इन्हें पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता। ये भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के प्रयोग की बात करें, कहाँ प्रयोग करेंगे, तो सेविंग मिरर में प्रयोग करेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस कॉनकेव मिरर को देंगे, अवतल दर्पण को देंगे। अगर अवतल दर्पण ऑप्शन में नहीं होगा तो हम समतल दर्पण भी आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। डेंटिस्ट प्रयोग करते हैं, ENT स्पेशलिस्ट प्रयोग करते हैं, आंख नाक गले के डॉक्टर प्रयोग करते हैं। कार के हेडलाइट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कार के हेडलाइट में। अग्रदीपों में किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, इकट्ठा करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, टॉर्च में प्रयोग करते हैं, सर्च लाइट में प्रयोग करते हैं और सोलर कुकर में प्रयोग करते हैं। आगे हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है क्योंकि लाइट को क्या करता है, फैलाता है, ठीक है। अवतल दर्पण लाइट को इकट्ठा करता है, एकत्र करता है, और उत्तल दर्पण लाइट को फैलाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने की चीज़ नहीं है। अगर आपने इतना वीडियो अच्छे से देख लिया है तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था वस्तु को हम 6 जगह रख सकते हैं, 6 पोजीशन होती हैं वस्तु को रखने की। एक अनंत पर, एक वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, नंबर 2 वक्रता केंद्र पर, नंबर 3 वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, नंबर 4
फोकस पर नंबर 5 और फोकस और पोल के बीच में नंबर 6। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में चाहे वस्तु कहीं पे भी रखी हो, जो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधे बनाता है और पोल और फोकस के बीच में बनाता है। कहाँ बनाता है? पोल और फोकस के बीच में बनाता है। देखिए 1 नंबर की बात करें, जब वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा और सबसे छोटा बनेगा। ठीक है, जब वस्तु पोल और फोकस के बीच में है यानी कि 6 नंबर, तो वस्तु का प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनेगा, लेकिन वस्तु से छोटा ही रहेगा, क्योंकि सारे प्रतिबिंब वस्तु से छोटे होते हैं। और सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी होते हैं। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे, आभासी और वस्तु से छोटे होते हैं। वस्तु चाहे कहीं भी रखी हो, उनका प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच में तथा वस्तु से छोटा और सीधे बनते हैं। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और कैसा बनेगा? सबसे छोटा बनेगा। जब वस्तु पोल और फोकस के बीच में रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सबसे बड़ा बनेगा, लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु के बराबर या वस्तु से बड़ा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, बात करें हम उत्तल दर्पण के प्रयोग कहाँ किए जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट गाड़ियों के साइड मिरर में। ठीक है, गाड़ियों के जो साइड में मिरर लगा होता है जिसमें हम पीछे का व्यू देखते हैं, उसमें हमारा उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। गाड़ियों के आगे की लाइट में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। एटीएम मशीन में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। स्ट्रीट लाइट में जो हमारे रोड वगैरह पे पोल लगे होते हैं, उन पर लैंप होता है, उसमें हमारा उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि लाइट को क्या करता है? फैलाता है, और हमें लाइट को वहाँ पे फैलाना है क्योंकि जो रोशनी है वो दूर तक पहुँच सके। ठीक है, पहाड़ों पर तीव्र मोड पर इसी का प्रयोग होता है। बहुत से लोग इसका सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए भी प्रयोग करते हैं, शॉप में लगा लेते हैं, जिसमें पूरी दुकान का, पूरी शॉप का व्यू इस मिरर में देखा जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की आवर्धन क्षमता की, कॉन्वेक्स मिरर की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो कॉन्वेक्स मिरर की आवर्धन क्षमता क्या होती है? पॉजिटिव होती है और 1 से कम होती है। आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन मैं फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। तो उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता पॉजिटिव होगी और 1 से कम होगी, क्योंकि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? सीधे बनते हैं और वस्तु से छोटे बनते हैं। अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण की कॉनकेव मिरर की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, क्योंकि ये प्रतिबिंब सीधे भी बनाता है और उल्टा भी बनाता है। 1 से कम भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से अधिक भी हो सकती है, क्योंकि अवतल दर्पण वस्तु के बराबर प्रतिबिंब भी बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन अवतल दर्पण की 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर भी हो सकती है और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। आगे बात करते हैं मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र की। तो दर्पण सूत्र क्या है? 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, u क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी है। v क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। f क्या है? फोकल लेंथ है, फोकल दूरी है। आपको एक चीज अच्छे से याद रखनी है, फोकल दूरी उत्तल दर्पण की हमेशा पॉजिटिव लेंगे और अवतल दर्पण की हमेशा नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की पॉजिटिव फोकल दूरी लेंगे और अवतल दर्पण की नेगेटिव लेंगे, कॉनकेव मिरर की नेगेटिव लेंगे। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए, आपका फीडबैक अपेक्षित है। ठीक है, और वीडियो में क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी आप बताइए। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो और ज़्यादा लेके आ सकूँ और ज़्यादा मेहनत कर सकूँ। ठीक, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आपको हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको इस वीडियो की एज इट इज PDF सेंड वहां कर दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।